अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को कवर करेंगे। सेकंड नंबर पर हम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर जो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का जो रोल है बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का क्या रोल है बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है? Biochemistry is a branch of chemistry that deal with all the biochemical reaction that takes place inside a living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी स्टडी को हम सिंपली क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट तरह के बायो कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं और उन्हीं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह आ जाते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लें तो आपको जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑन द बेसिस आप उनके जो कार्बन की बेस हम इनको दो क्लासेस में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें जो पहला कैटेगरी है वो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें आपके यहीं आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह आते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे जो इनऑर्गेनिक आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके साल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस है। ये दोनों मतलब आपके ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके किसी भी जो आपका ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं? उसको उसकी बिल्डिंग करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो कंपोजिशन है वो जो इस बुक के अंदर एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। मीन्स टू से इसमें कह रहा है कि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो टोटल उसकी जो बॉडी है उसमें कितना पार्ट उसका प्रोटीन होता है, कितना पार्ट उसके अंदर वाटर होता है। इस हवाले से यहाँ पे एक टेबल आपके उसमें भी बुक में भी गिवन है। मैं इसको मैं अगर ग्राफिकल आपको कर देता हूँ तो इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपके पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है आपके प्रोक्रियाटिक जिसमें आपके बैक्टीरिया जो जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता जिनको हम प्रोक्रियाट्स कहते हैं, और दूसरा होता है आपके यूक्रियाट्स। और यूक्रियाट्स में जो टिपिकल एग्जांपल है वो आपके मेमेलियन सेल्स की है। अब आपके जो मेमेलियन सेल है और बैक्टीरियल सेल है उनमें जो ये वाला जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उनकी कंपोजिशन क्या है वो टेबल के थ्रू दी गई। सबसे पहले जो सबसे अबंडेंट जो सबसे बेसिक एलिमेंट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है वो आपका क्या होता है? वाटर होता है। जो वाटर की आपके कोई भी आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका मेमेलियन सेल है। जो बैक्टीरियल सेल का जो टोटल बॉडी का उसमें 70% जो टोटल बॉडी का वेट होता है वो आपका क्या होता है? वाटर होता है। जबकि एक जो आपका मेमेलियन सेल है उसके अंदर क्या होता है? टोटल 17% आपका वाटर होता है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो प्रोटीन की जो परसेंटेज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन केस ऑफ बैक्टीरिया टोटल 15% आप टोटल जो बॉडी का वेट है वो आपका प्रोटीन होता है और इन केस ऑफ मेमल वो 18 होता है। इसी तरह एक पूरा इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखा सके तो आप ये पूरा टेबल यहीं से आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे आपस में मिलने के बाद क्या बनाते हैं? एक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस टेबल को आप प्रॉपर्ली मेमोराइज कर लेंगे तो आपको ये जितने भी आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है नंबर एक तो उनके जो नेम्स है वो आपको प्रॉपर याद हो जाएंगे। और सेकंड नंबर पे किसी भी जो आपका बैक्टीरियल सेल है या आपका प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कोई कंपोजिशन है, इस तरह के जो परसेंटेजेस वगैरह है आपके कोई MCQs बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस टेबल को अगर सही तरह मेमोराइज करते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होगी। किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सर्वाइवल है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट में से है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इनटेक करता है और उन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे। कोई भी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसने सर्वाइव करना है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो अपने इन्वायरमेंट से ले रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनको वो मुख्तलिफ उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर सके, उसको एक नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। अब किसी भी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो उसकी सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम अगर कलेक्टिवली बात करें तो उसको क्या कहते हैं? उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म तो सिंपली मेटाबॉलिज्म क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल आपके जो बायोकेमिकल रिएक्शंस उसको सर्वाइव करने के लिए जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक्चुअली होता है क्या, आपका जो एनाबॉलिज्म होता है इसमें क्या होता है? आपके जो छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो स्मॉलर आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके
बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर आप इसको एग्जांपल देना चाहें तो आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपकी प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है एनाबोलिज्म की। और इसी तरह दूसरा है आपका कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, आपके जो लार्ज आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। जो आपके लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके ब्रेक डाउन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कि आपके ग्लूकोज वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे क्या हैं, आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो जो आपके एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें क्या होता है, एनर्जी आपको चाहिए होता है। ठीक है, किसी अगर आपने एनाबॉलिक रिएक्शन को स्टार्ट जस्ट लाइक मैंने जैसे कि जो पहले के हमारे लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दिया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। सेम लाइक हमारे जो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और उसके बरक्स जो हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ये होता है कि जब कोई बड़ा जो लार्ज आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी रिलीज होती है उसको हमारी बॉडी डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या करती है, उसको यूज़ करती है। सो तीसरा जो पार्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। तो जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं या आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो कार्बन है उसका क्या रोल है। जो आपका कार्बन होता है उसको आपका क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसको एक सेंट्रल रोल वो प्ले करता है कोई भी आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो आपके कार्बन की जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपना सेंट्रल जो रोल प्ले करता है किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये उसका पिकुलर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से होता है। इसकी जो पिकुलर प्रॉपर्टी वो क्या है, इसकी टेट्रावेलेंसी कहते हैं उसको। टेट्रावेलेंसी मीन्स ये कि आपका जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अगर ये जो आपका एटॉमिक उसके हम अगर एटॉमिक कन्फिगरेशन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसके जो पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी शेल में इसके कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका जो कार्बन है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, आप अपनी जो लास्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर सकता है, अपने जो 4 जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे जो एलिमेंट है या दूसरे एटम्स हैं उनके साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। यही वाली प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे जो कार्बन जो होता है वो ऑर्गेनिक आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि यहाँ से एक के साथ अपनी बॉन्डिंग कर देगा, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, यहाँ से कार्बन के साथ कर देगा, यहाँ से नाइट्रोजन के साथ कर देगा, यहाँ से फास्फोरस के कर देगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से टेट्रा जो वैलेंसी है इसकी, ये कार्बन को एक इम्पॉर्टेंट रोल देती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो कार्बन होता है उसके अंदर जो सेकंड उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसकी जो सेल्फ अपने साथ जो कम्बिनेशन है वो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। कार्बन क्या कर सकता है, जो कार्बन है वो अब मतलब जो दो कार्बन से, ये एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चेन, कार्बन टू कार्बन भी अपने बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन टू कार्बन जो चेन बनती जाती है इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कार्बन एक कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को बाइंड कर देता है। अब आपका जो कार्बन है वो करता क्या है, जैसे कि आपका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, इस तरह जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोई भी दो जो आपके एटम्स है या दो से ज़्यादा एटम्स अगर वो अपनी जो लास्ट जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जी होती है। जब आपका कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो जब यहाँ से ब्रेक होता है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से भी जो कार्बन की इंपॉर्टेंस है वो मज़ीद बढ़ जाती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम एलिमेंट के साथ। तो जो जब ये आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जिसको हम CH बॉन्ड कहते हैं ये जब ब्रेक होगा तो उसके बाद उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस लिहाज से भी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन का रोल है, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल रोल के साथ साथ स्टोरेज रोल भी करते हैं, मीन्स टू वो एनर्जी को स्टोर करते हैं जो लेटर अगर कहीं ज़रूरत पड़े ऑर्गेनिज्म की किसी उसके लिए तो एक्टिविटी के लिए, उसके लिए आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कार्बन के हवाले से, जो आपका जो कार्बन है वो मेनली बाइंड कर जाता है जो अपनी टेट्रा जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए मेनली वो कौन से एलिमेंट एटम्स के साथ बाइंड करता है अपने आप को, वो या तो नाइट्रोजन के साथ बाइंड करता है अपने आप को, या हाइड्रोजन के साथ, या कार्बन के साथ, या फास्फोरस के साथ, या सल्फर के साथ। ये 5 जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ बेसिकली आपका जो कार्बन है वो अपने आप को बॉन्ड करके क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि इन केस ऑफ अगर नाइट्रोजन
कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ बाइंड करता है तो उसके नतीजे में कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं? आपकी प्रोटीन्स बनती हैं। और अगर आपका जो कार्बन है वो अगर हाइड्रोजन के साथ, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन की बाइंडिंग हो जाती है तो इससे क्या बनते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनता है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। और इन केस ऑफ प्रोटीन आपका जो कार्बन और आपका जो नाइट्रोजन है वो आपस में थ्रू बाइंड होते हैं, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। सिमिलरली इसी तरह जो आपका जो फास्फोरस है या सल्फर है वो आपके न्यूक्लिक एसिड वगैरह की उसमें कंपोजिशन वगैरह में आपका कार्बन या तो फास्फोरस के साथ बाइंड कर जाता है या सल्फर के साथ बाइंड। सो इस तरह आपका जो कार्बन है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसमें से जो 3 इंपॉर्टेंस उसकी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दी है। सेकेंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट आपका जो कंपोनेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो होता है आपका वाटर होता है। जो वाटर होता है वो एक आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हमने पहले वाला जो टेबल में भी आपको दिखाया था कि आपके जो बैक्टीरियल सेल है उसका टोटल जो बॉडी का वेट है उसका 70% क्या होता था? वाटर होता था। इसी तरह हमने मेमेलियन सेल के उसमें बताया था कि आपके जो मेमल्स के सेल होते हैं उसमें टोटल कितना होता है? बॉडी का टोटल 17% वेट होता है। ये जो आपका वाटर है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इसकी जो परसेंटेज है या इसकी अमाउंट है वो कितनी होती है? 65 to 89 इसमें वेरी करती है। कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो वाटर की परसेंटेज होगी या 65 और 89 के दरमियान में किसी भी परसेंटेज में हो सकती है। सेकंड नंबर पे आपके जो किसी भी आपका जो मेमल सेल्स है उसके जो टिश्यूज़ में वाटर की जो कंसनट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 20% होती है। और इवन कि आपके जो ब्रेन सेल है, जो ब्रेन के जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर जो वाटर की जो कंपोजिशन होती है वो कितनी होती है? 85% होती है, 85%। ये वाले आपको इंस्टीट्यूट में पूछे जा सकते हैं कि टोटल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कितने वाटर से मिलकर बनी है। तो सिंपली आप कह सकते हैं 65 to 89। और अगर आप ब्रेन से रिलेटेड पूछते हैं तो आपका 85 हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपका पूछते हैं कि भाई आपके कनेक्टिव टिश्यूज में तो आपका फिर क्या होगा? 20 होगा। और तीसरे नंबर पर जो वाटर की जो इंपॉर्टेंस है वो इस लिहाज से भी है कि आपका जो जितने भी आपके पहले जो 2 लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कस किए थे एंजाइम्स के वाले में, हमने कहा था जो एंजाइम्स क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और जितने भी आपके एंजाइम्स हैं उनको जो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए। सो बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनमें जो एक्वस इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमारा वाटर कर रहा होता है। सो वाटर की मज़ीद 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर हम वाटर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो वो वाली जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो जो वाटर के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसकी बेस पर हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, उसमें सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। आपका जो वाटर होता है उसको हम एक्सलेंट सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। उसमें क्या होता है? वाटर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन होता है। सो हाइड्रोजन आयन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो जितने भी आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी साल्ट है, जब हम साल्ट को ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर तो उसमें क्या होता है? उसकी आयनाइजेशन होती है, उसमें आपका अलग हो जाता है और सी अलग हो जाता है। तो जितने भी आपके पोलर्स आपके जो सॉल्वेंट है उनके साथ आपका जो वाटर है वो इजीली मिक्सअप हो सकता है और इसमें वो बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकता है। इन केस अगर हम इसमें अगर हम नॉन पोलर को हम उसमें ऐड करते हैं जैसे कि आपके लिपिड्स फैट्स वगैरह होते हैं तो वो सिंपली क्या होते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। वो आपके जो वाटर है उसके ऊपर एक सिंपल सी लेयर बना देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। मीन्स आपका जो वाटर है वो एक एक्सलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है कि आपके जो वाटर है उसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। मीन्स वाटर इतनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है विदाउट कोई अपने अंदर चेंजेस शो किए बगैर। तो उसमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ये है कि अगर आपके जो वाटर है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको अगर हमने 16 पे लेके जाना है तो उस 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को लेके जाने के लिए जो वाटर है वो 1 कैलोरी आपके लिए उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वाटर की जो हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी है मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन।
इसमें यह है कि अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है गैस फॉर्म में, तो आपका जो 1 ग्राम वाटर है वो गैस में कन्वर्ट होने के लिए 574 कैलोरीज जो पर केजी, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वाटर की वो है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर को आयनाइज करते हैं तो वो सिंपली, अभी मैंने आपको यहाँ कहा था कि आपका जो वाटर है वो आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब हम इस तरह इसकी आयनाइजेशन करवा देते हैं और उसी सॉल्वेंट में अगर आपके पास दूसरे आपके कंपाउंड मौजूद है, जैसे कि आपके पास NaCl है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो NaCl है वो Na+Cl में ब्रेक हो जाएगा, Na के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, आपका जो Na है वो जाके इसके साथ मिलकर एक बेस बना देगा और जो आपका हाइड्रोजन आयन था वो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। इस तरह जो वाटर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को, मतलब उसकी फॉर्मेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्शन है, मतलब जो आपका वाटर होता है एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। लुब्रिकेंट उस चीज़ को कहते हैं जो फ्रैक्शंस के, मतलब हमारे जो उसमें से आंखों में से जो टीयर्स आते हैं, अगर यहाँ पर वाटर ना हो तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शंस की वजह से हमारे जो आईलेट्स है और उनके जो आइस की सरफेस है उनमें फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होने का चांस होता है। आपके जो वाटर है वो एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है और जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, कम से कम कर देता है। ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी बेस पे हम वाटर को इतना सारा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर था हम यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। आज का लेक्चर जो जस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने सिंपली आपको यही बता दिया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस बता दी। इसमें बाकी जो आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये एक अलग सा टॉपिक आगे आपके सेक्शंस में आएगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम अलग से डिस्कस करना है, प्रोटीन्स को अलग से डिस्कस करना है। उस सेक्शन के अंदर हम जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे उनके आपस में बॉन्डिंग होती है और आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई आपके सजेशन वगैरह है तो आप हमें अपने कमेंट्स